हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज 3 अक्टूबर है, पहली नवरात्रि है और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग। ठीक है, लीगल स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। जितने भी लॉ फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, इनको इस चीज़ से कहीं ना कहीं डील करना ही पड़ता है। जब कभी भी ये कोर्ट में जाते हैं और एज अ वकील, एज अ प्लीडर ये वहाँ पर प्लीड करते हैं अपने क्लाइंट को, अपने क्लाइंट के स्टेटमेंट्स वहाँ पर रखते हैं, तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर डील करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। फिर उसके बाद जो है अम, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेंट क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एफिडेविट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री प्लीडिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम प्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। प्लीडिंग का मतलब होता है अभिवाचन। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 6 में आपको प्लीडिंग के बारे में देखने के लिए मिल जाएगा। प्लीडिंग में मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्लेंट और दूसरा होता है रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट ऑर्डर 7 पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा और वहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8 पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि प्लेंट और स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, कोई भी कोर्ट में जाने का मेन कारण क्या होता है? दो पार्टीज होती हैं। एक होता है प्लेंटिफ, यानी कि जिसके संग कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, वही मूव करेगा कोर्ट में। हर कोई इंसान तो कोर्ट उठ के चला नहीं जाएगा। उसके बाद जो दूसरी पार्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट, यानी कि वो जो ये जो पर्सन है जिसके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ये किसके खिलाफ कोर्ट में जा रहा है, ये क्यों कोर्ट में जा रहा है? कि कोई ना कोई जो है अनसर्टेनिटी उत्पन्न हुई होगी इसके सामने, कोई ना कोई जो है विवाद का कारण, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ होगा और जो है उस कॉज ऑफ एक्शन के खिलाफ, उस कॉज ऑफ एक्शन को ये लेके जा रहा है कोर्ट पे डिफेंडेंट के खिलाफ। यानी कि डिफेंडेंट जो है दूसरी पार्टी, यानी कि दो पार्टी होनी चाहिए किसी भी प्लेंट के लिए। ठीक है, सो प्लेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कोई अगर मान लीजिए दो पार्टीज है, जैसे मैं हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है। हम दोनों ने आपस में कोई ट्रांजैक्शन किया। हमने जो है एक प्लॉट की डील की। हमने एक प्लॉट बेचा। मैंने बेचा, उसने खरीदा। ठीक है, अब उसने खरीदा तो वो मुझे क्या देगा? वो मुझे चेक देगा। उसने 50 लाख रुपए का चेक भर के मुझे दे दिया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं चेक को विड्रॉ कराने गया बैंक में, तो वहां जाके मुझे पता चला कि उसके अकाउंट में तो उतना पैसा ही नहीं था और उसने मुझे चेक दे दिया। उसने यानी कि एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें इतनी डेट को, उसने डेट लिख के दी, इतनी डेट को जो है तुम ये पैसा निकाल लेना। इससे 3 महीने, क्योंकि चेक की वैलिडिटी थी 3 महीने की होती है, इस 3 महीने के अंदर तुम कभी भी इस पैसे को निकाल सकते हो। यानी कि उसने एक मुझे प्रॉमिस कर दिया। अब उस प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जैसे ही मैं कोर्ट में, जैसे ही मैं बैंक में गया, तो बैंक में मुझे पता चलता है कि उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस तो है ही नहीं। जब सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो जो भी मुझे अमाउंट उससे लेना था, तो वो मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ। अब ये अमाउंट से मुझे बहुत सारे काम होंगे आगे, मैं आगे चल के कुछ भी करूँगा, मेरा अपना कोई पर्सनल पर्पस है, लेकिन जो भी मुझे अमाउंट उससे लेना था वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ और वो फेल हो चुका है। अब इस चीज़ को मैं उससे प्यार से बोलता हूँ कि यार, ये जो है तेरा अमाउंट जो तूने मुझे दिया था चेक के थ्रू, वो मुझे नहीं मिल पाया। अब हो सकता है तेरे पास कोई अनसर्टेनिटी हो गई होगी, या जो कुछ भी है। तो मैं उससे एक बार ओरली बोलता हूँ, लेकिन वहां पर वो मुझे टालने लगता है, वो मुझे नेग्लेक्ट करने लगता है कि ऐसा है, मैं बाद में दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अभी पैसा नहीं है। यानी कि यहाँ पर उसकी इंटेंशन मुझे पैसा देने की नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। अब मुझे जब, जहाँ पर मुझे डेफिनेट श्योर हो गया मैं कि यार ये मुझे ऐसे पैसे देने वाला नहीं है, तो अब यहाँ पर जो है एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अब इस कॉज ऑफ एक्शन को, कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि यहाँ पे जो है इसका मना करना, यहाँ पे जो है मुझे टालना। ठीक है, अब इस कॉज ऑफ एक्शन को मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट में यानी कि मैं प्लेंटिफ हो गया और जो अगला बंदा है जिसने पैसे देने हैं, जो हमारा फ्रेंड है, जो कोई भी है, क्योंकि ये जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऐसे ही है ना, तो किसी के बीच में भी अराइज हो सकते हैं। तो जिस किसी से भी हमने पैसा लेना है, यहाँ पर मैंने एक फ्रेंड की एग्जांपल लिया था, आप किसी को भी ले सकते हैं, आप अपने कोई क्लाइंट को ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो ये जो दूसरी पार्टी हो जाएगी, यहाँ पे जो फ्रेंड है, रिलेटिव है या कोई भी क्लाइंट है, तो ये हो जाएगा आपका डिफेंडेंट। आप प्लेंटिफ और दूसरा डिफेंडेंट।
अब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में आपको अपना पैसा रिकवर करवाना है। आपने सपोज 50 लाख का चेक था, 50 लाख का अमाउंट आपको दूसरी पार्टी से चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कोर्ट में जाके आप सीधे वहाँ पे जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं या जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज सेकंड क्लास, जितने भी हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस एग्जैक्ट जो जज है उसके सामने ये मैटर आपका जाने वाला है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ओरली जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरे संग ऐसा ऐसा हो गया। तो आपको एक ब्यौरा बनाना पड़ेगा, आपको एक कथन बनाना पड़ेगा इन रिटन। उसको जो भी आपने रिटर्न में बनाया उसको हम बोलते हैं प्लेंट। प्लेंट जैसे ही आपने बनाया तो प्लेंट में भी कुछ कुछ जो है अपने एक नियम होते हैं कि प्लेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। प्लेंट के कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं। प्लेंट के पर्टिकुलर्स होते हैं जैसे कि सबसे पहले उसमें नेम ऑफ द कोर्ट लिखा जाता है। उसके बाद थोड़ी सी उसमें जगह छोड़ी जाती है, एक स्पेस छोड़ी जाती है, ताकि उस स्पेस पे आप जो है एक कोर्ट फीस अफिक्स कर सको। जो भी है, 2 रुपए का स्टाम्प हो, 5 रुपए का स्टाम्प हो, कोर्ट फीस जो छोटे छोटे कोर्ट की फीस आती है वो आपको अफिक्स करनी होती है। और कोर्ट फीस अफिक्स करने के बाद आप लिखते हो नेम ऑफ द टाइटल। टाइटल में आ जाएगा नेम ऑफ द पार्टीज, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये सारी चीजें लिखने के बाद आप मेंशन करेंगे कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जो कॉज यानी कि जो सूट लाने का कारण है कि किस पर्पज से आप कोर्ट पर आए हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे आप। ये चेक बाउंस वाला जो केस मैंने आपको बताया था, तो इसका आप पूरा जो है ब्यौरा देंगे कि जो है मैं फलानी फलानी तारीख को मैंने ऐसा ट्रांजैक्शन किया था, और इस ट्रांजैक्शन करने के बाद मुझे ये मैंने चेक रिसीव किया। चेक रिसीव करने के बाद जैसे ही मैं बैंक गया और मुझे पता चला, जैसे ही मैंने बैंक में वो चेक लगाया जो कि मुझे दूसरी पार्टी द्वारा दिया गया था, तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पर तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है, और वो जो चेक है वो डिसबाउंस हो जाता है, यानी कि वो जो है डिसऑनर हो जाता है। अम, और इससे इसीलिए जो है मैं कोर्ट में आया हूँ, और मुझे जो है वो पैसा, जो रिलीफ जो है, जो मुझे पैसा जो है वो मुझे चाहिए। तो ये चीज़ जो है आपको वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। ये है आपका कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि विवाद का कारण, और वो जो डेट यानी कि वो कब उत्पन्न हुआ था। फलानी डेट को भी आप बताएंगे, एग्जैक्टली लिखेंगे कि मैं इतनी इतनी तारीख को गया था, मैंने इतनी इतनी तारीख को जो है ये कोर्ट में, ये बैंक में ये चेक लगाया था। ठीक है, इस सब चीज़ों को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपकी ये लीगल ड्यूटी भी बनती है कि आप ये चीज़ भी वहाँ पर मेंशन करें कि दिस कोर्ट हैज़ अ जुडिक्शन, यानी कि इस कोर्ट का यहाँ पर क्षेत्र अधिकार है। इस कोर्ट पे, ये जो कोर्ट है, जिस कोर्ट पे मैंने ये सूट यानी कि ये जो प्लेंट डाला है, प्लेंट यहाँ पे मैंने डाला है, ये कोर्ट कैपेबल है इस सूट को सुनने के लिए। क्योंकि देखिए, दो टाइप के सिचुएशन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जजेस वहाँ पर बैठते हैं, सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज सेकंड क्लास, यानी कि सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो ऐसा अगर कोई मैटर है कि जिसमें जो चेक की जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर कोई सिविल जज जूनियर डिवीजन है वो 20 लाख तक का अमाउंट देख सकता है, 20 लाख तक के जो है सूट सुन सकता है, तो वहाँ पर उसका नाम नहीं जाएगा और वहाँ पे वो जो कैपेबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अगर जो 50 लाख का अमाउंट है वो सिविल जज सीनियर डिवीजन पे जाएगा, और जैसे सिविल जज सीनियर डिवीजन पे जाएगा तो आपको ये वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इस कोर्ट के बाद, जिस कोर्ट में मैं ये केस लेके आया हूँ, ये सूट लेके आया हूँ, इट हैज़ अ जुडिक्शन इन दिस मैटर। फिर आपको बताना है कि आप जो है रिलीफ क्या मांग रहे हैं, कि हमारे संग ये कॉज ऑफ एक्शन तो हो गया, अब मुझे रिलीफ क्या चाहिए। मुझे वो 50 लाख रुपए वापस चाहिए, और साथ में जो मेरा टाइम वेस्ट किया है उसकी वजह से जो भी मुझे नुकसान हुआ है, जो मुझे बैंक के चक्कर काटने पड़े हैं, जो मैं कोर्ट आ रहा हूँ, और इसका सारा कोर्ट की जो वकील की फीस है, ये सारी की सारी जो रिलीफ है ये मुझे चाहिए, यानी कि मॉनेटरी रिलीफ आप वहाँ पर मांगेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो है आपको डिस्क्राइब करनी है जब भी आप प्लेंट यहाँ पर इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप जो है किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट पर गए हैं, कोई प्रॉपर्टी का आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, दोनों पक्षों के बीच में आपस में कोई विवाद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस सिनेरियो में आप उस प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर देंगे। इस प्रॉपर्टी की फेसिंग नॉर्थ फेस है, वेस्ट फेस में क्या है, इसके जो है ईस्ट में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है, यानी कि इसके सब प्लॉट के सामने कौन सी जगह है,
घर के सामने क्या है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई दुकान है, ठीक है, कोई चर्च है, कुछ भी। प्लॉट के पीछे यानी कि घर के पीछे क्या है, नाला है, नदी है, कोई खेत है किसी का, ठीक है, कुछ भी, कोई प्लेग्राउंड है। दाएं में क्या है, दाएं में फलाने का घर है या कोई प्लॉट खाली है। बाएं में क्या है, बाएं में क्या है, मेरे पीछे इधर रखा है, ग्लोब रखा है, यानी कि यहाँ पर एक कुछ ऑब्जर्वेटरी टाइप की है या कुछ भी हो सकता है, यानी कोई म्यूजिक सेंटर है, कुछ भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स सेंटर है, कोई जिम है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये सब ब्यौरा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है वो लेके जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी, उसमें लिखनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लेंट पर लिखनी पड़ेगी, और ये प्लेंट की सारी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा ऑर्डर 7 सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब इस प्लेंट का जवाब देना पड़ेगा जिस किसी पर्सन के खिलाफ मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। जैसे इन माय केस मैंने एक एग्जांपल दिया था अपने फ्रेंड के खिलाफ कि मैंने उससे चेक लिया था और वो चेक जो है बाउंस हो गया। अब जो है ये उसकी लायबिलिटी बनेगी कि वो जवाब दे कि क्या हमारे बीच में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ भी था, क्या हमने कभी कोई प्रॉपर्टी को लेके, हमने कोई प्लॉट को लेके कोई डील की थी। डील की थी तो वो डेट और वो सारा अमाउंट जो उसने मुझे दिया था बाय कैश, ठीक है, बाय द वे ऑफ एनी अदर मोड, यानी कि हो सकता है उसने मुझे गूगल पे किया हो, उसने मुझे फ़ोन पे किया हो, ठीक है। हो सकता है कि उसका दावा ये हो कि मैं जो है मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ऐसा जो चेक वाला मैटर कोई था ही नहीं। हो सकता है वो मुझ पे केस भी कर सकता है कि ये जो मेरे घर से केस, ये जो मेरे घर से है, ये मेरा जो है चेक चुरा के ले गया और उसमें इसने अमाउंट डाल दिया, और अमाउंट डालने के बाद ये खुद कोर्ट चला गया। कोर्ट जाने के बाद जो है इसने क्या किया, इसने उसमें लगाया, इसने पैसा निकाला, इसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन दिखाई, इसने मुझे ठगना चाहा, इसने मेरे घर से चोरी की। तो ये बाउंस बैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स। तो ये सारे के सारे जो है मटेरियल फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको अपने प्लेंट और आपके अपने रिटर्न स्टेटमेंट डालने होते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो प्लेडिंग का जो मुख्य पोर्शन है दैट इज प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। ये होता क्या है, प्लेंटिफ द्वारा दायर किया जाता है प्लेंट, और रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो डिफेंडेंट द्वारा जो फाइल किया जाता है कोर्ट में, दैट इज कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा ऑर्डर 8 पे, ऑर्डर 8 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक आप जो है समझ गए होंगे रिटर्न स्टेटमेंट, प्लेंट, बारीकी से मैंने आपको बता दिया है। प्लेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्लेंटिफ यानी कि जो वादी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो कोर्ट में दायर करता है, वो कोर्ट में जाता है और उसको फाइल करता है। वहीं पर रिटर्न स्टेटमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी वो उस कोर्ट में जाता है और उस प्लेंट, उस वाद का जवाब देता है, उस क्लेम का दावा देता है, यानी कि उसको जो है काउंटर करता है कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं लेकिन ऐसा भी इसमें है। इसने मुझे जो है हमारे बीच में प्लॉट का, प्रॉपर्टी का सौदा हुआ था, लेकिन सौदा इस बात पे हुआ था कि अ, सौदा इस बात पे हुआ था कि जो प्रॉपर्टी है वो मैं जब प्रॉपर्टी जो है मैं जब तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, जब मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगा और एक जो प्रॉपर्टी दूसरी जगह है वो भी मैं तुम्हें जो है ट्रांसफर कर दूंगा तुम्हारे नाम पे, तब जाके मैं तुम्हें पैसा प्रोवाइड करूंगा। लेकिन हो सकता है कि इसने मुझे जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस करके इसने जो है मुझे कोअर्जन किया हो, उसने मुझ पर दबाव बनाया हो, इसने मुझे लाठी वगैरह डंडे से मारा हो, 5-6 लोगों को लेके आया हो वहाँ पे, मुझसे जबरदस्ती साइन कराए हो चेक में, और उसके बाद इसने मुझसे चेक लिया है। यानी कि जो चेक मैंने दिया है अपनी फ्री कंसेंट से नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिटर्न स्टेटमेंट में जो डिफेंडेंट है वो बता सकता है कि हाँ प्लॉट का सौदा हुआ था, जो मैंने चेक दिया था वो मुझसे फ्री कंसेंट से नहीं लिया गया था, ठीक है। तो अब बची हमारी कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग को अगर हम लिटरली देखें तो कन्विंसिंग एक शब्द से बना है, छोटे शब्द से, कन्वे। कन्वे का मतलब होता है टू ट्रांसफर टाइटल, टू ट्रांसफर राइट्स, टू ट्रांसफर इंटरेस्ट, ठीक है।
अब ये बेसिकली ये जो कन्वेंसिंग है ये एक जीनस है। कन्विंसिंग एक जीनस है। वहीं पर जो ड्राफ्ट है, जो जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं, वो एक क्या होता है, वो एक स्पीसीज होती है, उस जीनस की एक छोटा सा पार्ट। बेसिकली जो है कन्वेंसिंग में ये आपकी जितनी भी सेल डीड्स होती हैं, मॉर्गेज डीड होती है, लीज डीड होती है, यानी कि ऑल द डीड्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, all the deeds related to transfer of property, all the deeds related to convey the right title interest of the property generally falls under the category of conveyancing। और conveyancing में हम इन्हीं की ड्राफ्टिंग करते हैं, ये भी एक ड्राफ्टिंग ही होती है। ठीक है, तो अब आप जो है क्लियरली समझ गए होंगे कि एक हाथ में प्लीडिंग, प्लीडिंग में सब कुछ आ जाता है। ओरल प्लीडिंग भी होती है पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम्स पे अगर आप देखेंगे तो पहले इतना टेक्निकल सिस्टम नहीं हुआ करता था पुरानी ओल्ड कोर्ट्स में। ठीक है, तो ओरल प्लीडिंग, रिटन प्लीडिंग दोनों होती है, लेकिन अभी प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल है कि रिटन प्लीडिंग ही होगी। रिटन प्लीडिंग में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों आते हैं। ड्राफ्टिंग हो गई, ड्राफ्टिंग किसी भी चीज की हो सकती है, ये आपकी एक आर्ट है कि आप किस तरीके से किसी लीगल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट कर रहे हो। आप किसी की विल ड्राफ्ट कर रहे हो, आप किसी को नोटिस दे रहे हो, टेनेंसी जो किराएदार हैं उनको निकालने के लिए आप जो है नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हो। और हो सकता है कि आप ड्राफ्ट कर रहे हो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन। और हो सकता है कि जो है आप कई सारी तरीके की चीज़ें जो ड्राफ्टिंग में आ जाती हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग ऑफ अ रिट पिटीशन। जब कभी भी आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, वेन एवर योर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड, तो जब आप रिट पिटिशंस दायर करते हो, जब आप रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ सर्ट्यूरारी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ये तमाम जो है 4-5 तरीके की रिट जब भी आप दायर करते हो कोर्ट में, तो उसको भी क्या बोलते हैं कि हमने ये जो है ड्राफ्ट किया है। ठीक है, तो आई थिंक अब मैं सब कुछ जो है आपको बता चुका हूँ कि ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग और प्लीडिंग। सबसे पहले प्लीडिंग, प्लीडिंग में रिटर्न स्टेटमेंट और ड्राफ्ट, रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेंट दोनों चीज आ जाती हैं। उन्हीं को जो है लीगली जो लिखना, वो ड्राफ्ट कहलाता है। उसमें नोटिस भी आ जाता है, उसमें एफिडेविट भी आ जाता है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट। ठीक है, और ड्राफ्टिंग का एक बहुत बड़ा दायरा है जिसको हम बोलते हैं कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग जो है स्पेशल मैटर्स में यूज होता है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जितने भी मॉर्गेज हैं, सेल हैं, लीज हैं, इन सबको जब भी हम ड्राफ्ट करते हैं तो इसको हम कहेंगे कन्वेंसिंग, क्योंकि कन्वेंसिंग का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट। तो गाइस, अभी तक अगर मैं अब जो भी आपको बताया है बहुत बढ़िया करके अपने बिहाफ पे जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने आपको समझा है। और अगर आपको समझ में आया है तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय।